हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और इस चैप्टर के आज हम करेंगे NCERT बुक से एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम। इससे पहले हमने क्या किए थे, इंडेक्स क्वेश्चंस किए थे। आई होप वो आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हिच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ओके, सो इस बात का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो आपको अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है या करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, उसको पहले ही मार्क करके रखो। ठीक है, यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। चलिए अब रिएक्शन पढ़ते हैं। रिएक्शन क्या गिवन है हमें, 2PbO। अच्छा, ये PbO क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए Pb और एक है O, दो एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइंड हैं। ठीक है, सो Pb क्या होता है, Pb रिप्रेजेंट्स लेड। लेड इज एन एलिमेंट। ठीक है, Pb किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और O की बात करूँ सो O इज रिप्रेजेंटिंग O इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन। सो अगर हम Pb और O यानी कि लेड और ऑक्सीजन को कंबाइन कर देते हैं सो दे फाइनली मेकअप लेड ऑक्साइड। ठीक है, सो ये क्या है, PbO फॉर्मूले का फाइनल नेम है लेड ऑक्साइड। अगर मैं इंडिविजुअली बात करूँ सो Pb स्टैंड्स फॉर लेड एंड O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजन। क्लियर है सभी को PbO का मीनिंग, मतलब नाम क्या होता है, PbO स्टैंड्स फॉर लेड ऑक्साइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेड ऑक्साइड में क्या ऐड कर दिया, कार्बन ऐड कर दिया। सो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, C स्टैंड्स फॉर कार्बन, हमेशा ध्यान रखना C स्टैंड्स फॉर कार्बन। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कार्बन। ओके, सो लेड ऑक्साइड में क्या ऐड कर दिया, कार्बन ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पर हमने लेड ऑक्साइड में कार्बन की एडिशन की है। ये कौन सी साइड है, रिएक्टेंट साइड है ना, जहाँ पर लेड ऑक्साइड यानी कि PbO प्लस कार्बन यानी कि C, इन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा। तो PbO प्लस कार्बन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है आप लोगों के दिमाग में कि भाई ये 2PbO, 2 का क्या मतलब है, 2 क्यों ऐड करा है। 2 का मतलब है कि वहाँ पर 2 मोल हैं PbO यानी कि लेड ऑक्साइड के 2 मोल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर हो रहा है सभी को, यानी कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है उसमें 1 मोल ऑफ कार्बन के साथ 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, ये देखिए, गिव्स 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अब हर एक वर्ड का जो है मीनिंग, मतलब जो हर एक यहाँ पे आपको ये सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है केमिकल फॉर्मूला, तो उसका आपको नेम पता होना चाहिए। चलिए, सो Pb का तो मैंने आपको नाम बता दिया, लेड होता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि लेड की जो शॉर्ट फॉर्म यानी कि केमिकल फॉर्मूला होता है दैट इज Pb। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, अब CO2 मतलब क्या है, CO2 का नेम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए क्वेश्चन आना चाहिए आप लोगों के माइंड में कि भाई यहाँ पर हमने डाई वर्ड का यूज़ क्यों किया। ठीक है, कार्बन, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, PbO लेड के साथ ऑक्सीजन ऐड थी, हमने लेड ऑक्साइड कह दिया। ठीक है, ओके, लेकिन यहाँ पर कार्बन के साथ भी तो ऑक्सीजन ही ऐड हो रखी है, फिर डाई ऐड करने की क्या ज़रूरत है, कार्बन ऑक्साइड ही क्यों नहीं लिख देते। चलिए इसका आंसर है, चलिए देखते हैं आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर हमने PbO के केस में अगर मैं बात करूँ सो एक लेड के साथ एक ऑक्सीजन का एलिमेंट था, सो फाइनली फॉर्मेशन हो गई लेड ऑक्साइड की। अगर मैं CO2 की बात करूँ सो CO2 में क्या है, यस, CO2 में ऑक्सीजन के 2 एटम्स प्रेजेंट है, CO2, राइट। चलिए इसको एक्सपैंड करते हैं, C+O+,
CO, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ सभी को? डाई का मीनिंग क्या होता है? डाई का मीनिंग 2। अगर मैं लिखती हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड का मीनिंग क्या होगा? यस, जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मीनिंग है कि एक कार्बन, डाइऑक्साइड मीनिंग 2 ऑक्सीजन, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स कार्बन सिंगल है, सो एक सिंगल कार्बन, मोनो मीन्स सिंगल, ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो CO क्या हो जाएगा फॉर्मूला? CO, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं तो CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहे हैं तो CO। अब कभी भी कंफ्यूज मत होना कि हमने जैसे PbO को हमने लेड ऑक्साइड कहा है, ठीक है, सो हम CO2 को क्यों नहीं कार्बन ऑक्साइड कहते? सिंगल ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 ऑक्सीजन होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अब नेमिंग तो हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। फिर से रिवाइज करते हैं क्या हुआ है रिएक्शन में। 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड की एडिशन, ठीक है, साथ में क्या ऐड कर दिया हमने? कार्बन ऐड कर दिया। फाइनली प्रोडक्ट्स क्या मिले हैं? Pb, यानी कि लेड जो है अलग हो चुका है, कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हो चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। चलिए, सो आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स अबाउट दी रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये 3 चीज़ें मार्क करने वाली हैं। स्टेटमेंट्स भी बल्कि आप हटा सकते हो क्योंकि आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट ही गिवन है, तो स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन है, ओके। अबाउट दी रिएक्शन, ये क्या है आपका? ये है केमिकल रिएक्शन। अब एक केमिकल रिएक्शन से आप कितनी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना। सो क्या क्या निकाल सकते हैं? अब देखो, इस वाली रिप्रेजेंटेशन में अगर मैं बताऊं, सो साथ में ये क्या है? ये जो अगर S, L और G इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो होती है, दे आर फॉर दी देयर फिजिकल स्टेट, ठीक है। उनके फिजिकल स्टेट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस तरीके से वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंबल्स यूज़ करते हैं। S स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट, ओके, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट, just a second, yes, L stands for liquid state and G stands for gaseous state। ये सभी हमने ऑलरेडी अच्छे से डिस्कस कर लिया है क्लास में, राइट। सो G स्टैंड्स फॉर गैस। क्लियर हुआ सभी को? सो एक तो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से एक केमिकल रिएक्शन से ये मिल जाती है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ से हमें पता लगा कि ये जो हमारे क्या होते हैं, एरो के अगर हम इस तरफ बात करें, एरो के इस तरफ रिएक्टेंट्स होते हैं, एरो के इस साइड क्या होंगे? प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे। सो रिएक्टेंट्स की अगर मैं बात करूँ, रिएक्टेंट्स में क्या हो रहा है? लेड ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, प्लस कार्बन सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, कंबाइन होके दे फॉर्म lead which is in solid state and carbon dioxide which is in gaseous state। ये तो हो गई पहली इंफॉर्मेशन जो हमें इस रिएक्शन से मिल गई। दूसरी बात क्या पता लग रही है? जल्दी से बताओ चैट सेक्शन में। यस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन याद आ रहा है सभी को? याद आ रहा है? सभी याद करो, हमने कितने सारे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। उसमें से अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे क्या हुआ है एग्जैक्टली, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, और कार्बन से फिर फाइनली फॉर्मेशन हुई है लेड और कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि ऑक्सीजन आ रही है ना, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। सो आप रिडॉक्स रिएक्शन को सोचो, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में सोचो थोड़ा, ओके। सो हो सकता है ये रिडॉक्स रिएक्शन से हो क्वेश्चन। सो देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले देखो, इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हम एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकालनी, हमें क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। सो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कौन से टाइप यानी कि कौन से इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इन स्टेटमेंट्स को रीड करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, और फोर्थ कह रही है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब देखो डिटेल मैंने अभी नहीं बताई है, ये समझो, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, यहाँ पर ये जो टर्म्स यूज़ करी गई है ये कहीं ना कहीं आपके रिडॉक्स रिएक्शंस की ही टर्म है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। यानी कि अब हमें बात क्लियर हो गई कि हमें फर्दर रिडॉक्स रिएक्शन की ही डिटेल में जाना है। इस केमिकल रिएक्शन में जो भी यहाँ पे रिडॉक्स, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन के चेंजेस हुए हैं उनको आपको समझना है और उस इंफॉर्मेशन से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो चलिए मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देती हूँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करनी है, ओके। जल्दी से आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, ओके। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी और अब रिडॉक्स रिएक्शन से ही सिर्फ आपको जो है इंफॉर्मेशन आपको निकालनी है, ठीक है। सो आई होप आपका क्वेश्चन हो चुका होगा। देखिए जल्दी से 4 सेक्शन में आंसर दे दीजिए जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, ओके। देखो अब यहाँ पर फिर से बात कर लेते हैं, रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ठीक है। वैसे तो हमने क्लास में ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था जितनी रिक्वायरमेंट है, ओके। बाकी फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है, रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। सो रेड और ऑक्स का क्लियर हुआ, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। सो ये हो गई हमारी रिडॉक्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया था इस वर्ल्ड में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। रिडॉक्स इन द सेंस कि अगर ऑक्सीडेशन हुई है सो रिडक्शन भी हुई होगी। इस तरीके से मैक्सिमम रिएक्शंस हमारी वर्ल्ड के जो हैं रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। रिडॉक्स में सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ जहाँ पर अगर रिडक्शन हुआ है ना सो ऑक्सीडेशन भी होगी, और इन दोनों को जहाँ पर जिस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज़ें हो रही होती है उनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। सो अगर ऑक्सीडेशन होता है सो रिडक्शन भी होती है मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। सो चलते हैं आगे अपनी इक्वेशन की तरफ। देखो अब सबसे पहले इस इक्वेशन को हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता लग गया कि हमें निकालना क्या है। चलिए सो मैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं डालूंगी, डायरेक्टली हम इक्वेशन लिखेंगे। चलिए सो लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन। यहाँ पर अब आप ध्यान से देखो, ऑक्सीडेशन याद करो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ, चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ रिडक्शन में क्या होता है, माइनस, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, कॉमा एक और चीज़ डाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, एज वेल एज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। कोई भी चीज़ हो रही है इन दोनों में से यानी कि वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ओके। रिडक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, रिडक्शन प्रोसेस में आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों केसेस रिडक्शन रिएक्शन के होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने रिएक्शन की तरफ। देखिए अब थोड़ा आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में बात करनी है, ठीक है। सो इस इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो हाइड्रोजन तो मुझे कहीं नहीं मिल रहा, यानी कि सारी बात हमें ऑक्सीजन की टर्म्स में करनी होगी, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की। चलिए सबसे पहले रिएक्टेंट साइड पे, ओके जस्ट अ सेकेंड, रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे देखते हैं क्या होगा। पीबी यानी कि लेड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। लेड को यहाँ पर हम देखेंगे, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को तो हमें ऑक्सीडेशन की टर्म में देखना है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, लेड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है,
ठीक है, यानी कि यहाँ से अब मैं प्रोडक्ट साइड में जाऊँगी अगर, ठीक है, देखते हैं, यहाँ से मैं प्रोडक्ट साइड में गई, सो लेड के साथ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, लेड के साथ पीबी के साथ रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अब फाइनली जब मैं प्रोडक्ट स्टेट की, लेड की ही बात करनी है, ओके। सो प्रोडक्ट स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं है, ओके। देखिए चेंज हो गया, PbO से Pb हो गया, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रोसेस हुआ रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। सो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो अब यहाँ कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन रिएक्टेंट साइड में क्या है, बिना ऑक्सीजन बिना हाइड्रोजन के है, ओके। प्रोडक्ट साइड में जाते जाते कार्बन के साथ क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई। देखो लेड के पास पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, वो रिमूव हो चुकी है, लेड अकेला रह चुका है। अकेला हो गया जब लेड, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट थी और अब वो ऑक्सीजन चली गई। सो लेड अकेला रह गया, लेड ऑक्साइड से लेड, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन हुई है लेड की, ठीक है। तो हम इसको नीचे लिखेंगे, रिडक्शन हुई है लेड की, यानी कि PbO की। लेड ऑक्साइड लिखेंगे, लेड नहीं लिखेंगे, लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, ठीक है। लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है एंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन की एडिशन हो गई, यानी कि कार्बन सिंपल कार्बन की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। इतना प्रोसेस क्लियर हो गया। सो जल्दी से थम्स अप भेजेंगे इन दी चैट सेक्शन। यस गाइस, जल्दी से नोट कर लो इतना प्रोसेस। यस, इतना प्रोसेस सभी को क्लियर हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इक्वेशन मतलब जो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, अब उनको रीड करते हैं और उनके बेसिस पे अपना आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान देना गाइस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट नहीं पूछी, ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ठीक है। देखते हैं, रिडक्शन हुई है यहाँ पर लेड ऑक्साइड की और ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन की। ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। चलिए देखो यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट ने कहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बल्कि आप देख सकते हो लेड की नहीं बल्कि लेड ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, ठीक है। सो लेड तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, लेकिन रिडक्शन तो लेड ऑक्साइड की हुई है ना। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। देखो ऑक्सीडेशन किसकी हुई है, कार्बन की हुई है। हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है और यहाँ पर भी हमारा देख सकते हो कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है, लेड की रिडक्शन हुई है ना। तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन थोड़ी ना हुई है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन। देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में देखते हैं, देखो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कार्बन में हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन लेड ऑक्साइड से हुआ था, लेड से नहीं हुआ था, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन किसकी हुई थी, कार्बन की, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। देखो कार्बन के साथ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यस। सो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। सो इसके बेसिस पे हमसे पूछी गई थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से ऑप्शन ए निकला है हमारा। बहुत ही ध्यान से और अच्छे से करने हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस पूरा रिवाइज हो गया ना, ठीक है। इसी तरीके से अब आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के, सो काफ़ी आसान लगने लगेंगे ये क्वेश्चंस। एंड ऑल्सो सभी मुझे चैट सेक्शन में बता देना आपका साइंस का एग्ज़ाम कब है, ठीक है। साइंस का एग्ज़ाम सभी बता देना कब है। चलिए
So option A is the correct option. A and B statements are incorrect. Now moving on to the second question. Second question क्या कह रहा है, चलिए जल्दी से रीड करिए सेकंड क्वेश्चन को. सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि ये क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, सो आई होप आप सभी को, जब मैंने आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बताए थे, आप सभी ने वो क्लास अटेंड करी थी. अभी आगे बढ़ते हैं. Fe2O3 प्लस Al, Fe2O3 Al, Al2O3 Fe, ये सब क्या है, चलिए इनके नाम समझते हैं, नेमिंग करते हैं इनकी. जब तक के लिए आप, अब देखो मैं आपको नेम बताऊंगी, जब तक आप जो है इस क्वेश्चन को ट्राई करो. अभी आपको क्या लग रहा है इस रिएक्शन को देख के कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, सो आई होप आप सभी ने क्वेश्चन कर लिया होगा. आप सभी का टाइम ओवर होता है और अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नेमिंग बता देती हूँ. Fe2O3 की अगर मैं बात करूँ, सो Fe2O3, Fe क्या होता है, जल्दी से इंडिविजुअल नेमिंग बताएंगे. Fe मीन्स आयरन. Fe का नाम क्या है, आयरन. और O की मैं बात करूँ, सो O से तो अब आप सभी फेमिलियर हो चुके होंगे अभी तक. O मीन्स ऑक्सीजन. ठीक है, सो अब नाम देखते हैं Fe2O3, यानी कि अब देखो आयरन को जो है ना, हम नेमिंग के टर्म्स में अगर बात करेंगे आयरन की, सो फेरस, फेरिक, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो Fe2O3 में क्या हो रहा है, ऑक्साइड प्रेजेंट है, किसकी, आयरन की. ठीक है, सो फेरिक ऑक्साइड नाम है. प्लस बात करें तो Al, यानी कि एल्यूमिनियम प्रेजेंट है. ठीक है, Al मीन्स एल्यूमिनियम प्रेजेंट है. ओके, आगे बढ़ते हैं. फाइनली प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई Al2O3, Al2O3 सभी को पता चल गया. अभी Al का क्या नाम है, जल्दी से बता दो. Al स्टैंड्स फॉर व्हाट, यस, अभी बताया ना मैंने आपको. सो Al2O3 का क्या नेम हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. क्यों हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये डाउट आया नहीं आपके दिमाग में, आना चाहिए. या आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, या उस क्वेश्चन का आंसर निकालने की आपके अंदर जो है चाह होनी चाहिए. ठीक है, सो देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड कैसे नाम पड़ा, चलिए देखते हैं. ओके, सो मैंने आपको अभी लास्ट वाले एग्जांपल में बताया था, जिस तरीके से हमने ऑक्साइड वहाँ पर थी, हमारी लेड ऑक्साइड थी, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड थी. सो ऑक्सीजन के साथ बेसिकली हम टर्म यूज़ कर लेते हैं ऑक्साइड का. ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सो अब देखो Al2O3 क्यों हुआ, यहाँ पर तो PbO हुआ था, CO2 हुआ था. ये सभी वैलेंसी पे चीज़ें डिपेंड करती हैं. इंटेक्स्ट क्वेश्चन वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी, सो वहाँ पर मैंने वैलेंसी वाली चीज़ को दोबारा से 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया था, राइट. कोरोजन डेंसिटी में भी हमने समझा था. सो आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप कर सकते हो. ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली बता देती हूँ. Al की होती है +3. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, AlO. ओके, सो Al की क्या है +3, ऑक्सीजन की -2. ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ठीक है, सो आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू. अब आगे बढ़ते हैं 2Fe, यानी कि आयरन. ठीक है, प्लस यहाँ लिख लेते हैं आयरन. सो क्लियर हुआ सभी को, केमिकल रिएक्शन फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन. ध्यान से देखो इस केमिकल रिएक्शन को. चलिए अब यहाँ देखो, फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या थी स्टेटमेंट, याद है, कंडीशन. देखो कंडीशन थी 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होने चाहिए. ठीक है, 1 और 2 रिएक्टेंट्स हैं. ओके, और प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, 1 प्रोडक्ट होना चाहिए. 1 प्रोडक्ट तो नहीं है, 2 प्रोडक्ट है यहाँ पर. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन क्या है, गलत हो चुका है. सेकेंड इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट या फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैं आपको बता दूंगी. डीकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जैक्टली अपोजिट था. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे थे.
डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है सभी को? सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैंसिल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैंसिल। अब देखते हैं कौन से टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऑप्शन कैंसिलिंग से भी कर सकते हो आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको क्या है पूरा हमने किया था क्वेश्चन को सॉल्व, फिर हम गए थे क्वेश्चन पे, है ना। ऑप्शन कैंसिलिंग से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन कैंसिल कर दो, बचा हुआ ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके देखो Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर सिर्फ क्या है, एल्यूमिनियम ही आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस करने में क्या होता है, एक जो हाईली रिएक्टिव, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आएगा एक दूसरे एलिमेंट, यानी कि देखो ये क्या है, एक कंपाउंड है, ये एक अकेला प्रेजेंट एलिमेंट है। लेकिन एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूँ तो एल्यूमिनियम इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब ज़्यादा रिएक्टिव है, अगेन कम रिएक्टिव वाले को इसकी बात माननी पड़ेगी। क्या है, दिस इज़ हाईली रिएक्टिव, HR लिख दिया मैंने, एंड दिस इज़ लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव कौन है, आयरन है लेस रिएक्टिव, ठीक है। सो अब क्या है, अब एल्यूमिनियम ने कहा है कि मुझे क्या है यहाँ पर आना है, सो अब आप यहाँ से जा सकते हो। सो एल्यूमिनियम आ जाएगा, Al2O3 हो जाएगा। और अब आयरन बेचारा कहाँ जाए, आयरन क्या है अब अकेला पड़ जाएगा, इनको आप हटा सकते हो, ठीक है। ओके आयरन अब अकेला पड़ जाएगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में आपने देखा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा ही कुछ होता है, लेकिन यहाँ एक और पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसके साथ ये वाला एलिमेंट जो डिस्प्लेस किया गया है वो कंबाइन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट, यानी कि देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या हुआ, ये हमारा कंपाउंड है फेरिक ऑक्साइड, ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ कुछ नहीं है, सो आयरन जिसको एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेस कर दिया ना आयरन को एल्यूमिनियम ने। सो देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, एल्यूमिनियम को आयरन ने आयरन को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। आयरन को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस कर दिया, सो क्या बन गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आयरन जो है वो यहाँ से तो निकल गया, पर अब उसको और कोई जगह नहीं मिली जाने के लिए, सो ये क्या है, यहाँ पर अकेला हो गया। यानी कि ये किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मार्क करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड, यानी कि प्लस का सिंबल लगाएंगे रिएक्टेंट साइड में, टू आयरन फिलिंग्स, यानी कि आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl, ठीक है। टिक दी करेक्ट आंसर। ध्यान दो यहाँ इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। एनीवेज जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सभी। यस देखो डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ तब तक। ओके ट्राई करो सभी बच्चे और मुझे आंसर दे दो जल्दी से 4 सेक्शन में। एक होती है हमारी टर्म डाइल्यूट और एक टर्म है कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। डाइल्यूट में क्या होता है, देखो डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड टर्म्स दोनों ही एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हैं। डाइल्यूट में क्या होगा, यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होगी और कॉन्सनट्रेटेड में लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होती है। सो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे तो हम HCl ही यूज़ करेंगे, कोई वाटर वगैरह ऐड नहीं करना साथ में, जस्ट आपको ध्यान रखना है डाइल्यूट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, कॉन्सनट्रेटेड में कम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चन, जल्दी से 4 सेक्शन में आंसर भेज दो सभी। ओके सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ने कहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl लिखोगे, ठीक है, HCl लिख दिया, प्लस एडेड टू आयरन फिलिंग्स है ना, यानी कि यहीं पर आयरन फिलिंग्स ऐड करोगे, यानी कि आयरन ऐड करोगे। सो व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, यानी कि आयरन Fe, ठीक है। क्या होगा, यानी कि इन दोनों का रिएक्शन करवा दिया,
ठीक है। सो क्या यहाँ पे रिएक्शन होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, क्या ये पर्टिकुलर रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो यहाँ पर मेंशन्ड है, क्या रिएक्शन है? चलिए देखते हैं। HCl प्लस आयरन, क्या ये रिएक्शन हो सकता है? सो गाइस, रिएक्शन होगा या नहीं होगा ये चीज़ डिपेंड करती है इस एलिमेंट की रिएक्टिविटी पे। अगर ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होगा तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और रिएक्शन हो जाएगा। अगर ये इससे कम रिएक्टिव रह गया तो कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। सो यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन अगर हमारा है कि रिएक्शन होगा या नहीं, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर है रिएक्शन होगा। चलिए फिर, रिएक्शन अगर होगा तो आगे बढ़ते हैं। और देखो, ये अगर आपकी इक्वेशन ये है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 2HCl प्लस Fe गिव्स FeCl2 प्लस H2। देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है यहाँ पे एग्जैक्टली? यस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। हाइड्रोजन जो है वो आयरन से क्या होता है? कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव। ठीक है, सिंपली वही कहानी रिपीट होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वही कहानी रिपीट होती है। क्या होगा यहाँ पे? आयरन जो है, क्योंकि ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण अब जो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी मर्ज़ी चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं तो एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज़ कह सकते हो, उसमें मैं तो ऊपर वाली पोजीशन सिक्योर करता हूँ, तुम तो मुझसे नीचे आते हो, तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, सो हाइड्रोजन क्या करता है बेचारा? ठीक है भाई, लेस रिएक्टिव है तो माननी पड़ेगी बात, और हाइड्रोजन निकल लेता है। सो देख सकते हो हाइड्रोजन बाहर निकल गया और क्लोरीन के साथ क्या आ गया हमारा? क्लोरीन के साथ जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट था, हाइड्रोजन निकल के आयरन आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सो ये किस टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लिख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं, करेक्ट आंसर बताना है। सो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। सो इसका नाम लिख लो, दिस इज आयरन क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम रह गया था ना। ओके, सो दिस इज आयरन क्लोराइड। ठीक है, HCl तो आपको बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Fe मीन्स आयरन, H2 मीन्स हाइड्रोजन। ओके, सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे भी रीड कर लेते हैं। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस। देखो भाई, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्लोरीन गैस कहाँ प्रोड्यूस हुई है? रिएक्शन अगर आपको लिखना आ जाएगा ना, रिएक्शन अगर आप लिख सकते हो, एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता है, सो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, और रिएक्शन लिखने की प्रैक्टिस तो हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में करी ही थी, है ना। सो फॉर्मूले पता होने चाहिए, रिएक्शन लिखने काफ़ी आसान हो जाते हैं। सो ये स्टेटमेंट गलत है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। रिएक्शन हुआ है, और रिएक्शन क्यों हुआ है उसका एक रीज़न भी है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो रिएक्शन हुआ है। Iron, salt and water are produced. Again, this is the wrong statement. So the correct statement is question number 3 is statement 1. ठीक है, now the next question, what is a balanced chemical equation? Why should a chemical equation be balanced? बहुत interesting question है ना। काफ़ी सारे बच्चों के माइंड में भी आया होगा ये क्वेश्चन कि भाई ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। वो तो मैंने आपका क्लियर कर दिया था जब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर रहे थे। अब अगर मैं बात करूँ कि ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए, वो उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। सो अभी तक जो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं सभी को क्लियर हो चुके हैं। सो जल्दी से चैट सेक्शन में थम्स अप भेजेंगे। बेसिकली अभी तक हमें टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दे रखे थे। पहला क्वेश्चन था रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैं रिडक्शन की बात करूँ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड उल्टा होता है ऑक्सीडेशन के केस पे। इसी चीज़ पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा
कि ये आपको टाइप ऑफ रिएक्शन वहाँ पे बताना था। डबल डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको नहीं होना है। क्लियर हो गया ना कैसे होता है डबल और सिंगल डिस्प्लेसमेंट? ओके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था आपका? थर्ड क्वेश्चन में आपको जो है रिएक्शन दे रखा था, उसके बेसिस पे आपके पास 4 ऑप्शन थे और उन 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन निकालना था। आसान था वो क्वेश्चन भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। अब आते हैं एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे, ठीक है, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, और इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। सो बेसिकली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होती है जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमेशा जो हम एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, सो केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे, यानी कि देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ये वाला, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल लेके समझते हैं हम। Fe2O3 प्लस 2Al आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। यहाँ ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसके साथ हम समझ लेते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो यहाँ अगर मैं बात करूँ, सो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन आप देख सकते हो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। Fe2 यानी कि आयरन के कितने हैं, 2 एटम्स हैं, ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में देख सकते हो Fe2 और 2Fe, ठीक है, दोनों एक ही बात है, 2 आयरन के एटम्स प्रेजेंट हैं। O3 एंड O3, ठीक है, O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट है, दोनों ही रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में। 2Al यानी कि 2 एल्यूमिनियम एटम्स, और यहाँ पर भी इसके क्या है बेसिकली Al2O3, ठीक है। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम के भी क्या है, 2 एल्यूमिनियम एटम्स है। क्लियर हुआ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड आर इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन दी प्रोडक्ट साइड ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। और ये क्यों फॉलो करते हैं हम, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट्स दैट इन अ केमिकल रिएक्शन हमेशा मास इज कंजर्व्ड, मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ओके। देखो, ओके, a chemical equation should always be balanced because the law of conservation of mass states that matter can neither be created and nor be destroyed। बेसिकली ये मेन डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई ना एटम्स वगैरह की। सो एटम्स जो है वो बैलेंस होंगे जब भी तो ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी ना, ठीक है। सो अगर मान लो एक साइड Fe का एक एटम है, प्रोडक्ट बन रहे हैं 2, सो दूसरा Fe का एटम कहाँ से आ गया, जब एक ही हमने डाला था तो, है ना, ऐसी बात है ना। सो हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास ना ही क्रिएट कर सकते ना ही मास को डिस्ट्रॉय कर सकते। सो इन अ केमिकल इक्वेशन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल बोथ द साइड्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में आप ये डाल सकते हो, when the total number of atoms of each element, ठीक है, equal to when total number of atoms of each element are equal in both the sides of a chemical equation, ठीक है, should be की जगह आप R लिख सकते हो। ये बेसिकली आपको Y की डेफिनेशन पूरी दे रखी है, इसी में से आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन निकाल सकते हो, राइट। देखो, are equal on both sides of a chemical equation, then this kind of equation is said to be balanced chemical equation, ठीक है। रीजन क्लियर हो गया, बिकॉज वी नीड टू फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, 5th क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशन। पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप इज ट्रांसलेट करना है, आपको केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है। सेकेंड, एंड बैलेंस देम, यानी कि केमिकल इक्वेशन बनाओ, वर्ड से इक्वेशन बनाओ और उनको बैलेंस करो। सो सिंपल,
कर देंगे आप सभी? यस, जल्दी से करिए क्वेश्चन, सभी के आंसर आ जाने चाहिए चैट सेक्शन में। ओके, तो करते हैं अपने क्वेश्चन को स्टार्ट। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। क्या डिफिकल्ट है इसमें? हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करेंगे, नाइट्रोजन N2 फॉर्म्स अमोनिया NH3, बस H2 प्लस N2 गिव्स NH3। ये हमारी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। देखो, ठीक है, अब इसको क्या है? बैलेंस करना है। देखो, अब आप देख भी सकते हो सॉल्यूशन में, अनबैलेंस्ड H2 प्लस N2 गिव्स NH3। अब इस बात का ध्यान रखना, अनबैलेंस्ड में हमने, या बैलेंस्ड हो अनबैलेंस्ड हो, जैसी भी इक्वेशन हो, हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइड्रोजन का यूज़ आप हमेशा H2 के साथ ही करेंगे, कभी भी अकेला H नहीं लिखना। ठीक है, अकेला H नहीं लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस H2 प्लस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, ठीक है, N2 लिखेंगे, H2 प्लस N2 गिव्स टू फॉर्म व्हाट? अमोनिया। टू फॉर्म आ गया, यानी कि प्रोडक्ट की बात आ गई, NH3। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ठीक है, काफ़ी सिंपल है। यहाँ हम लिख देंगे एटम्स इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, और यहाँ पर लिख देंगे प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, आप पूरा डाल सकते हो, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, H और N। यहाँ पर बेसिकली दो ही एटम्स की बात की जा रही है। सो ये हो गई हमारी टेबल फॉर्मेशन, ठीक है। सो यहाँ आप डाल सकते हो एलिमेंट। ओके, चलिए देखते हैं। अब यहाँ आपको काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। सो हाइड्रोजन के साथ 2 प्रेजेंट है, यानी कि कितने एटम्स है रिएक्टेंट साइड में? 2। नाइट्रोजन के साथ अगैन 2 प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स 2 नाइट्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड की अगर मैं बात करूँ, सो नाइट्रोजन के साथ कुछ भी, नीचे आप देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है ना प्रेजेंट। सो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन के पास कुछ भी नहीं है, यानी कि सिंगल नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। सो प्रोडक्ट साइड में आप लिखेंगे 1। हाइड्रोजन के साथ आप अगर ध्यान दो, सो H के साथ 3 लिखा हुआ है, NH3, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ठीक है। सो यहाँ लिख देंगे 3। सो अब चेक करो, पहले तो बैलेंस्ड इक्वेशन दी है या अनबैलेंस्ड इक्वेशन दी है। सो ये देख पा रहे हो, बैलेंस तो है ही नहीं है, अनबैलेंस्ड है। सो यहाँ पर आप लिख दोगे सब फर्स्ट ऑफ ऑल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गई आपकी। बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे बैलेंस, अब इसको देखते हैं। ओके, ठीक है, H के 2 और H के वहाँ पर है 3, तो हमें इनको कैसे भी 3 में कन्वर्ट करना है। अब हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 से, 4 से, जैसे भी करके, तो ओड नंबर में आना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो हमें फाइनली जो है हम इवन की टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे। नाइट्रोजन को देखते हैं पहले, नाइट्रोजन के साथ 2 नाइट्रोजन एटम्स है रिएक्टेंट साइड में। सो यहाँ पर सिंगल नाइट्रोजन एटम है प्रोडक्ट के साइड में। सो क्या करूँ इस 1 को 2 बनाने के लिए? यस, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो यहाँ हमने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। एक और ख़ास बात, NH3 को 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे, सो 2NH3 लिखोगे, ऐसा मत लिखना N के साथ 2 जोड़ दिया, ठीक है। मतलब जो N यहाँ पे सिंगल प्रेजेंट था उसके साथ 2 जोड़ के H के साथ 3 × 2 यानी कि N2H6 नहीं करना, ठीक है। सो ये अलग चीज़ हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स तो आपके बराबर आ जाएंगे, लेकिन चीज़ अलग हो जाएगी, ठीक है। सो उस बात पे ध्यान देना थोड़ा सा। स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर ऐड होता है, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो H2 + N2 गिव्स NH3। अमोनिया में देखो, नाइट्रोजन और अमोनिया में, यानी कि प्रोडक्ट साइड पे और रिएक्टेंट साइड में नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया है। नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पर नहीं करना था ये, सॉरी फॉर दिस गाइस, यहाँ पर करना था, जस्ट अ सेकेंड, हाइड्रोजन 2 and 1, यहाँ पे हमने अपोजिट लिख दिया है इसको, यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 1। ओके, सो हमने बिल्कुल ठीक किया था, × 2 = 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ, सो हाइड्रोजन देख सकते हो 2 हैं 3 हैं, अब यहाँ पे 3 की बजाय 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं, ठीक है। इस 2 की एडिशन के बाद यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो चुके हैं। यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए?
Yes, so the correct answer is 3. So 2 into 3 is equals to 6. So यहाँ लिख देंगे 3H2. और ये इक्वेशन अब बैलेंस्ड नहीं, अनबैलेंस्ड नहीं, बैलेंस्ड इक्वेशन बन चुकी है. 3H2 plus N2 gives 2NH3. 3 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 2 अमोनिया. अब आप देख सकते हो 6 6 2 and 2 बैलेंस है. चलिए चेक कर सकते हैं 3 1 2. चलिए देखते हैं, अब है 3 1 2. यस, आगे चलते हैं. हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड पहले सभी ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. पहले इक्वेशन बनाओ, फिर उस क्वेश्चन को आपको बैलेंस करना है उस इक्वेशन को. ठीक है. यस, देखो अब मैं करवा देती हूँ आपको क्वेश्चन. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर. अब एयर का बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. एयर क्या, हम क्या साथ में ए प्लस AIR लिख दें क्या उस एलिमेंट के साथ में? नहीं, AIR नहीं लिखना है. बताऊंगी अभी मैं आपको क्या लिखना है. बर्निंग की कभी भी बात हो रही हो ना, ऑलवेज हमेशा याद रखना फॉर बर्निंग आपको ऐड करनी है ऑक्सीजन. बिना ऑक्सीजन के बर्निंग पॉसिबल नहीं है, यानी कि प्लस ऑक्सीजन करेंगे बर्निंग होगी. हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस एयर यानी कि ऑक्सीजन गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. गिव्स वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड. याद आ रहा है डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि C के साथ O के 2 एटम्स. SO2 में क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड. यस, आसान हो गया ना फॉर्मूला बताना. किसी को याद नहीं होगा तो वो भी बना सकता है. इसीलिए आपको पहले सभी फॉर्मूले को नाम के साथ याद करो. ठीक है. सो अभी इस इक्वेशन में देख लेते हैं. अब हम इसको रब कर देते हैं. यहाँ हम लिख लेंगे रिएक्टेंट साइड, यहाँ हम लिखेंगे प्रोडक्ट साइड. ओके. हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ये 3 एटम्स हमारे पास प्रेजेंट है. हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स, प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम्स. ओके. सल्फर के रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम, प्रोडक्ट साइड पे 1 एटम प्रेजेंट है. ऑक्सीजन पे रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स और प्रोडक्ट साइड पे ध्यान देंगे सभी, सिर्फ यहाँ से 1 नहीं लिखना है या फिर सिर्फ यहाँ का देख के 2 नहीं लिखना है, दोनों को ऐड करना है. यानी कि आपको किस तरीके से लिखना है? 2 + 1 = 3O एटम्स. क्लियर हुआ सभी को? प्रोडक्ट साइड पे 1 या फिर 2 नहीं है, ऑक्सीजन एटम्स हैं 3. यस, क्लियर हो गया सभी को? ये हमारी बन गई टेबल. अब देखो क्या क्या चीज़ें बैलेंस करनी है, अब उस पर ध्यान देते हैं. हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्टेंट साइड पे तो 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है. ठीक है, ध्यान रखना ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखोगे, O नहीं लिखोगे. ठीक है. और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, कुछ तो करना पड़ेगा. अगेन अब 2 को हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं. इवन नंबर चाहिए, राइट? सो एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ध्यान दो, 3 है ना, 2 नहीं है. सो 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा, है ना? सो 6 आ जाएगा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे. सो हमें नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज करने हैं. सो हम यहाँ पे 2 की मल्टीप्लिकेशन करके नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. सो क्या हो गए? 2 ऑक्सीजन एटम्स हो गए. और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन. फाइनली चेक करो, ध्यान दो इस क्वेश्चन पे. फाइनल चेक करो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए और SO2 वाले ऑक्सीजन को मैंने छेड़ा नहीं है, यानी कि 2 ऑक्सीजन. फाइनली कितने ऑक्सीजन हो गए? 4 ऑक्सीजन एटम्स हो गए. ये O है, ठीक है, O है, ये 0 मत मानना. ओके. एनीवेज 4 ऑक्सीजन हो गए. यहाँ पर हमारा सिंगल ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कोई बात नहीं. अब यहाँ जो सिंगल O2 था, अब इसके सामने हम लगा देंगे 2. सो 2 × 2 क्या हो गया? 4O एटम्स हो गए ना बराबर. ठीक है. सो अब हमारे इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस हो गई. लेकिन क्या सच में इक्वेशन बैलेंस हो गई? ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर लिए, हाइड्रोजन को देखो 2 × 2 हाइड्रोजन के साथ भी तो छेड़छाड़ कर दी हमने. यस. सो हाइड्रोजन हो गए हमारे प्रोडक्ट साइड पे 4 हाइड्रोजन एटम्स. देखो 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है.
और रिएक्टेंट साइड पे फिर से ये 2 ही रह गए, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के सामने हम 2 × 2 कर देंगे, 4 यहाँ पर भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे हाइड्रोजन फिर से बैलेंस हो गए। तो यहाँ लिख देते हैं 4, 2 × 2 4, 2 × 2 4, ठीक है। अब यहाँ रिएक्टेंट साइड पे आप देख सकते हो सल्फर के क्या हुआ, सल्फर के 2 एटम्स बन चुके हैं। सो सल्फर के रिएक्टेंट में जब 2 एटम्स हो चुके हैं सो प्रोडक्ट में भी बैलेंस करना होगा। यस, सो अब क्या हुआ कि भाई सल्फर हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, सल्फर फिर से अनबैलेंस हो गया, 2 सल्फर एटम्स हो गए रिएक्टेंट साइड पे। तो ठीक है, कोई नहीं, अब हम टेबल में चेंजेस कर लेते हैं, 2 यहाँ पर ऐड कर देंगे। प्रोडक्ट साइड पे एक ही सल्फर है, चलो बैलेंस करते हैं। कैसे करेंगे, सिंपल, एक ही काम है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्रेजेंट है सो 2 में फॉर्म करना है, सो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, 2, और यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2SO2। इस 2 की हमने यहाँ पर अभी अभी एडिशन करी है, सो मैं इसको दूसरे कलर से शो कर देती हूँ, 2SO2। क्लियर हुआ। हाई, अब जो है सल्फ़र भी बैलेंस हो गए, ठीक है, सल्फ़र बैलेंस हो चुके हैं। अब फिर से चेक करते हैं क्या सारी चीज़ें बैलेंस हैं। सो 2 × 2 4 हाइड्रोजन एंड 2 सल्फ़र एटम्स, ठीक है, 2 × 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन, ये 2 देखो ध्यान से, 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर है, और हमारे पास हमने इसको 2S2 कर दिया था ना, यहाँ पे ऐड नहीं करा हमने, अब कर लेते हैं। सो 2S2 यानी कि 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यस 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। और ऑक्सीजन की बात करूँ सो 2 ऑक्सीजन प्लस 2 × 4 यानी कि 6 ऑक्सीजन हो गए टोटल, 2 × 1 2 ऑक्सीजन प्लस 2 × 2 4 ऑक्सीजन यानी कि टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। ध्यान दिया था आप लोगों ने इस बात पे, यस। सो 6 ऑक्सीजन फिर से बैलेंस करने पड़ेंगे, नो वरीज। देखो अब यहाँ पर ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए आसान सा तरीका है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ 6 आ जाए, 3 से। सो फाइनली ऑक्सीजन के केस में हम लिखेंगे, सॉरी कितने आइटम्स हैं, यस 6 ही आएगा, 6 and 6। सो ये हो गई हमारी क्या, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर हुआ सभी को। 2S2S प्लस 3 ऑक्सीजन, H2S क्या है, H2S क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, 2H2S 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर हुआ सभी को, ओके, यस। जल्दी से चेक करेंगे इस केमिकल इक्वेशन को, बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। आई होप आप सभी ने चेक कर लिया है। नाउ कमिंग ऑन टू दी सॉल्यूशन। देखिए हमने यही सॉल्यूशन किया था, 2 3 2 2, यस, देखो यही सॉल्यूशन भी हमने किया था। ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हो गई अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट इज सेइंग बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। चलिए ये बात कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे, प्रेसिपिटेट की टर्म यहाँ पर आई है, ठीक है, प्रेसिपिटेट आ गया यानी कि क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। ध्यान देना इस टाइप के रिएक्शंस पे भी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ओके, ठीक है। सो बैरियम क्लोराइड फॉर्मूला लिखेंगे BaCl2, बैरियम क्लोराइड, क्लियर है, बैरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट देखो रिएक्ट्स विद लिखा ना, यानी कि प्लस लिखना है, ठीक है, Al2SO4 3। और कैसे आया ये मैंने आपको बताया था, वैलेंसी से। टू गिव आ गया यानी कि एरो लग जाना चाहिए। एल्यूमिनियम क्लोराइड कैसे लिखेंगे, नाउ लेट्स सी, AlCl3 कैसे लिखा है, AlCl3 जल्दी से देख लेते हैं। एल्यूमिनियम क्लोरीन -1 +3 क्रॉस मल्टीप्लाई AlCl3। क्लियर है सभी को किस तरीके से AlCl3 लिखा, एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी, क्लोरीन की -1 वैलेंसी, सो AlCl3 की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दी बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे,
BaSO4। सो ये होमवर्क दे देती हूँ मैं आपको इस केमिकल इक्वेशन का, ठीक है। ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। बाकी आप देख सकते हो यहाँ पर आंसर तो ऑलरेडी आपको दे रखा है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड का। सो आप अपना आंसर मैच कर सकते हो इस बैलेंस इक्वेशन से, ठीक है। ओके, सो हमने देख लिया यहाँ पे नेमिंग कैसे हुई है, वो उस बात का ध्यान रखना। BaCl2, ओके, BA, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो नेमिंग का ध्यान रखना है। BA बैरियम मीन्स BA, chloride means Cl2 and reacts with aluminium Al sulfate Al2SO4 whole thrice to give aluminium chloride AlCl3 and barium sulfate BaSO4. Potassium metal reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas। ये देख सकते हो आप यहाँ से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो इसको। यस, जल्दी से ट्राई करो। पोटाशियम मेटल रिएक्ट्स विद, यानी कि प्लस साइन आ जाएगा, वाटर टू गिव, यानी कि एरो की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, कर लेते हैं। पोटाशियम को हम डिनोट करते हैं के से, ठीक है। के से डिनोट करते हैं हम पोटाशियम को, ठीक है। रिएक्ट्स विद यानी कि प्लस वाटर, ओके, हम इसको मेंशन कर लेते हैं वाइट या फिर ब्लू, येलो कलर से। रिएक्ट्स विद वाटर, H2O मीन्स वाटर, ठीक है। फॉर्मूले वाटर के कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम, ये सभी आपको पता होने चाहिए। दीज आर वेरी बेसिक फॉर्मूलेज। सोडियम और पोटाशियम का भी पता होना चाहिए, ओके। टू गिव, एरो बन गया ना, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, जस्ट अ सेकेंड, ओके। KOH कैसे आया पता है ना आप सभी को। KOH आया हमारा, K के पास होती है +1 वैलेंसी, OH के पास होती है -1 वैलेंसी। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से KOH की फॉर्मेशन हो गई, क्लियर है। एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। सो जल्दी से क्वेश्चन को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, अब हमारे यहाँ आ जाएंगे K, H और O, ठीक है। यस, सो जल्दी से बताइए कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। यस, पोटाशियम क्या 1 एटम, यहाँ पर भी 1 एटम। H के 2 एटम्स, यहाँ पर आप देख सकते हो 3 H एटम्स प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में, 2 H एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में, और एक ऑक्सीजन का एटम है। सो जल्दी से बताओ अब मुझे क्या करना है। यहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं हाइड्रोजन के, सो मुझे वो बैलेंस करने हैं। सो उनको बैलेंस करने के लिए गाइज आप देख सकते हो, यहाँ पर अगर मैंने एडिशन ऑफ कुछ किया, यानी कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर अगर मैंने डाला, और डालना तो हमें पड़ेगा क्योंकि हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर जब हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डालेंगे, सो ऑक्सीजन के साथ भी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, है ना। और ऑक्सीजन को जब हम फिर से ऑक्सीजन का कुछ छेड़छाड़ कर देंगे, फिर हमारा पोटाशियम भी फाइनली यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। काफ़ी हिंट दे दी है मैंने, जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। यस, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और जल्दी से ट्राई करो, मैंने आपको काफ़ी हिंट दे दी है। सो चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन करा देती हूँ। आई होप आप सभी ने ट्राई किया होगा। देखिए, सो साइड तो मैं हो गई थी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। काफ़ी सिंपल इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। आपको क्या है, देखो हमेशा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझा करो, जिस चीज़ को बैलेंस करना है, किसे बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। सो देखो हाइड्रोजन के साथ अगर मैंने यहाँ कोएफिशिएंट लगा दिया ना, देखो सॉरी यहाँ पर नहीं, यहीं पर लगेगा, ठीक है। यहाँ पर कोएफिशिएंट लगेगा बैलेंस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ऑड नंबर ऑफ एटम्स है, सो उसको भी थोड़ा इवन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ कोएफिशिएंट लगा दोगे, सो क्या होगा, 2 इंटू समथिंग होगा इवन, +1 कर देंगे ऑड हो जाएगा। सो यहाँ कोएफिशिएंट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है कोएफिशिएंट के एडिशन करने से। क्लियर हो रहा है सभी को। देखो यहाँ ऐड करना होगा, सो यहाँ हम ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले सिंपलेस्ट, दैट इज़ 2। सो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हो गए फाइनली, 4 H एटम्स, ठीक है। यहाँ पर हम 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं H2O में। देखो ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। सो 2 हाइड्रोजन, अब 2 को 4 में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सी बात है,
2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 4 आ जाए, सिंपली x आ गया हमारा 2, यानी कि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 बन गया। ठीक है, यहाँ तक तो बातें हाइड्रोजन के लिए ठीक है। ओके, सो हाइड्रोजन के लिए चेंज कर लेते हैं। कितने हो गए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में, 4 हाइड्रोजन प्रोडक्ट्स में। ओके, अब यहाँ से ऑक्सीजन का मामला भी चेंज हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गए। यस, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हुए, साथ ही साथ कितनी अच्छी बात है, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन एटम्स हुए, साथ साथ प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, है ना, 2 × 1, तो यहाँ क्या हो गए, 2O एटम्स हो गए। सो ऑलरेडी हमारे ऑक्सीजन के भी बैलेंस हो गए। ठीक है, यहाँ पे भी बैलेंस है, देख सकते हो 2O एटम्स। तो यहाँ आप लिख दोगे ऑक्सीजन के लिए 1 की जगह 2 लिख दोगे। अब ध्यान दो बच्चों, माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 K के साथ भी तो ऐड हुआ है, K के साथ भी तो 2 की एडिशन हो गई। प्रोडक्ट साइड में 2 पोटेशियम एटम्स हो गए, रिएक्टेंट में सिंगल है। अब क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 1 को, यानी कि यहाँ पर 2 2 लिख दो, हो गई इक्वेशन बैलेंस्ड। यस, मुश्किल थी कोई, आसान सी इक्वेशन बैलेंसिंग होती है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है और उसके बाद सारी चीज़ें सिंपल हो जाती हैं। ठीक है, सो देख सकते हैं आप, हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। 2K, यस, 2 × 2 4 हाइड्रोजन एटम, 2 × 1 2 ऑक्सीजन एटम, 2 × 1 यानी कि 2K एटम्स, 2 × 1 यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम्स, और 2 × 1 क्या हो गए, 2H एटम्स प्लस 2H एटम्स प्लस यहाँ पर भी 2H एटम्स, यानी कि टोटल कितने हो गए, 4H एटम्स हो चुके हैं। ठीक है, सो इक्वेशन हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। चलिए 2 2 2 1, यस। सो यहीं से आपके जो है क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओके, सो ये थे हमारे, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था रिडॉक्स रिएक्शन पे, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे था ये फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, जल्दी से देख लेते हैं, हम सभी को रिवाइज कर लेते हैं। रिडॉक्स पे बेस था ये, तो हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता होना चाहिए था। सो इसका आंसर क्या आया था, फर्स्ट ऑप्शन। क्यों, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी थी, और जो रिड्यूस हुआ है और जो ऑक्सीडाइज हुआ है, सिंपली उनका नाम हमें बताना था। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन की फॉर्मेशन हो गई। किस टाइप का रिएक्शन है, यस, आंसर आ गए ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ से आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन का, इन दोनों का रिएक्शन बताना था। सिंपल है भाई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना था बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी होती है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में तो आपको ये वर्ड्स गिवन है और आपको केमिकल फॉर्मूले की टर्म में कन्वर्ट करके बैलेंसिंग करनी है, और आपका ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। यस, और ये सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। सो आई होप आपको आज के लेक्चर में सारी चीज़ें समझ आई, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी तक जो हमने डिस्कस करे वो क्लियर हो गए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।